नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है। वो शहर भोपाल से ताल्लुक़ रखती हैं और इन दिनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, या आप कह सकते हैं कि उस टिंसल वर्ल्ड में वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और किस्मत अब किसी स्ट्रगलर की तरह नहीं आजमा रही हैं, बल्कि एक सेलिब्रिटी की तरह आजमा रही हैं। क्योंकि टेलीविज़न, भारतीय टेलीविज़न जगत का जो एक बहुत चर्चित शो है बिग बॉस, उसमें उन्होंने अपनी अदा के जलवे बिखेरे। और इसीलिए उनके फैंस, उनके प्रशंसक उनको कहते हैं अदा। अदा नाम उनके साथ, तखल्लुस उनके साथ जुड़ता है, क्योंकि उनकी अदा, चाहे उनका हेयर स्टाइल हो जो उनकी एक खूबसूरत आँख को यकीनी तौर पर पूरा ढंक लेता था, या फिर उनका बिंदास ठहाका हो, या फिर उनका पठान एलिमेंट हो जिसको वो बहुत ठसक के साथ उस पूरे शो में कहती रही हैं कि मैं पठान हूँ और पीछे हटने वाली नहीं हूं। आप समझ गए होंगे। हमारे साथ हैं अर्शी खान, जिन्होंने बिग बॉस में बहुत स्ट्रेंथ से अपने जलवे, अपनी अदा और अपनी ताकत को, और एक छोटे शहर से आने के बाद भी अपने कॉन्फिडेंस को उन्होंने पूरी ताकत के साथ नुमाया किया था। बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको याद करते हैं बिग बॉस में एक ऐसे कंटेस्टेंट के तौर पर जिसने अपनी ताकत को पूरा वहां पर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ डिस्प्ले किया। आप जब उस शो में गई, मैं फिर आपको अभी वहीं ले जाऊंगा कि किस तरह का एक माहौल था, क्योंकि हर कोई वहाँ अपने को ढाल नहीं पाता। लेकिन हमने देखा कि आपने वहाँ बड़े बड़े जो दिग्गज थे, स्टालवर्ड्स थे, आप ना सिर्फ उनसे बहुत ताकत के साथ आपने को प्रस्तुत किया, बल्कि आपने एक छाप अपनी अलग छोड़ी। आज भी फैंस आपको भूले नहीं है। किस तरह का अनुभव रहा पूरा ही? देखिए, जब मैं बिग बॉस, सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि बिग बॉस के घर में वो ही जा सकता है जो साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग हो। उसका मतलब ऐसा मेंटल लेवल होना चाहिए कि भाई हम ही हैं और कोई कुछ नहीं है। तो जब मैं उस घर के अंदर गई थी तो सबसे पहला मेरा एम, मतलब ये नहीं था कि मैं शो को जीतूं। मेरा इमेज उस शो से पहले बहुत ज़्यादा अलग था। बहुत चीज़ें हो जाती थी जिस पे अच्छा नहीं लगता था, और जब उस घर को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने उसको इस्तेमाल इस तरीके से किया कि मुझे अपनी सबसे पहले इमेज अच्छी करनी है। लोगों जो अर्शी खान है वो लोगों को दिखे। तो वो शो ही कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जितने ज़्यादा नेचुरल रहेंगे, जितने अच्छे से बर्ताव करेंगे, आप इंसानियत दिखाएं, तो वो शो के अंदर अगर आप करेंगे तो पब्लिक आपको बहुत पसंद करती है। और वो जगह ही ऐसी है कि एक घर है, बंद घर है, 19 लोग हैं, तो उसमें आप किसी और से सलाह नहीं ले सकते, अपने माँ बाप से नहीं पूछ सकते हैं। जो आप प्योर मतलब हैं वही आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये ताकत आपने कहाँ से हासिल की, कहाँ से आप लेकर आई? क्योंकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि प्लेस लाइक भोपाल, छोटे कस्बों से आने वाले, क्योंकि भोपाल भी भले ही कैपिटल है लेकिन एक छोटी जगह है, और आपकी भिड़न थी मुंबई में बरसों से रहने वाले उन एक्टर्स के साथ, या मेट्रो से आने वाले उन आम इंडियंस के साथ जो आम कहलाने के लिए हैं नहीं भीतर से वो। तो कहाँ से ये ताकत आई आप? डेफिनेटली ये बड़ा अलग है। मैं ऐसी ही इंसान हूँ। मैं शुरू से ही अपने आप को बहुत, मैं आपने देखा होगा कि मैं सलमान साहब के सामने भी बैठती थी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वही रहता था। चाहे कुछ गलत हुआ हो, मैं उनसे बोलती थी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा से एक ही चीज़ रही है कि मैं अगर गलत हूँ तो सामने है, मैं अगर सही हूँ तो सामने है। वो चीज़ उन लोगों में नहीं थी। वो लोग हमेशा ये सोचते थे कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो वो वहाँ पर मात खा जाते थे। और मेरे में ये आदत थी कि मैं अगर गलत हूँ तो मैं उसी टाइम कहती थी कि मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो वो एक घर में रहना, अकेले रहना, वो आप में एक ताकत पैदा करता है कि मैं इनसे बेटर हूँ, और आपके अंदर की चीज़ें भी आपको करती हैं कि हाँ तुम बेस्ट हो। जी, ये तो हमने देखा वाकई। लेकिन हमने कई कंटेस्टेंट ऐसे भी देखे, उनमें से कई के बारे में ये एलिगेशन भी हैं कि वो ड्रामा करते हैं, नकली हैं उनके इमोशंस। लेकिन हमने आपको कभी टूटते हुए नहीं देखा पूरे शो में। हमने कभी ऐसा वक्त नहीं देखा कि अर्शी ज़ार रो रही हैं, वो कह रही हैं कि मुझे जाना है, इस जगह रहना नहीं है, ये जगह रहने लायक नहीं है। कई और लोगों ने वहाँ ये अपने इमोशंस, कई अलग अलग जो उनके वो रहे हैं शोज़, पहले के भी और अब के भी। आपके भीतर क्या हम ये एक जेन्युइन कॉन्फिडेंस है जो आपके भीतर है और आपकी फैमिली से आपको मिला है? वाकई में कॉन्फिडेंस तो है। मैं चाहे वहाँ पर कितने भी परेशानी हो जाती, मैं उस शो को नहीं छोड़कर जाती, बिकॉज़ वही तो है कि आप में कितना स्टेमिना है, आप कितना
ख़राब लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको बाहर निकल के ऐसे हालात होते हैं जिसमें आपको, जब आप अकेले ऐसी सिटी में जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो गलत होते हैं, उनको आप कैसे उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे उस मुश्किल से निकल सकते हैं, वो घर में हमें ये सब चीज़ें ही सिखाई गई हैं। शुरुआत के अंदर एक ऐसे बंदे आए थे हमारे शो के अंदर जो बहुत बदतमीज़ी करते थे, उनको फर्स्ट वीक में ही निकाला गया। उनके साथ भी एडजस्ट करना, चाहे उनकी गंदी गंदी बातें हों, गालियाँ हों, तो वो अलग अलग शहर के लोग इसीलिए लेकर आते हैं, अलग अलग लोग, कि देखो ये इस दिमाग का बंदा है, इसके साथ तुम्हें कैसे एडजस्ट करना है, ये उस दिमाग का है, तो वो घर ही ऐसा है। जी जी। सबसे खराब कौन लगा आपको? खराब तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग थे जो गलत खेल रहे थे, बिकॉज़ मेरा उस घर में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। शिल्पा के साथ हो या फिर विकास के साथ हो या फिर हितेन के साथ हो, आकाश के साथ भी, तो मैं इस चीज़ को बहुत वो रखती थी कि अगर आप मेरे ही हो और आप मेरे साथ हो तो आप मेरी जाकर दूसरी जगह बुराई करो। तो वो बहुत लोगों की आदत थी और उन्होंने वो चीज़ अपनाई थी कि मैं इस ग्रुप में भी रहूँगा और उस ग्रुप में भी रहूँगा। तो थे बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे अगर ख़राब देखा जाए तो ज़ुबैर ही थे, क्योंकि उन्होंने ज़ुबान बहुत गलत इस्तेमाल की थी। जी जी। और सबसे अच्छा आपको कौन लगा? विकास अच्छे लगे। विकास। लेकिन क्या आपको लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी इस तरह के शो में मुसीबत का सबब बनता है, जो शायद उनके साथ हुआ? हाँ, बनता है, वैसे मेरे साथ भी हुआ है बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से रही लोगों के साथ, तो उनको ये लगता था कि ये शायद हमसे फुटेज खाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इतने साल से इंडस्ट्री के अंदर हैं। हुआ विकास के साथ भी हुआ, बिकॉज़ विकास की और मेरी एक ही आदत है कि अगर हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि हम तुम्हें इस वीक नॉमिनेशन में नहीं डालेंगे, चाहे खुद नॉमिनेट हो जाए, तो वो भारी पड़ता है। जी जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब आप गई मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में तो कई फैसले ऐसे हो जाते हैं जो शायद ठीक नहीं होते। जी। तो क्या आपको लगा कि कुछ ऐसे फैसले आपसे भी हुए जब आप मुंबई गई जो ठीक नहीं थे, और क्या सीखा आपने उनसे? क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मुझसे क्या गलती हुई है, मैंने उसको बेहतर कैसे किया, ये ज़्यादा बेहतर। बहुत सी चीज़ें रहती हैं मेरे साथ ही नहीं, मेरी दोस्तों के साथ भी हैं, और जो उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी, तो कहीं ना कहीं लगता था जैसे किसी कोऑर्डिनेटर ने 50,000 मांग लिए कि भाई हम तुमको ये काम देंगे, वो देंगे। जल्दबाजी में लड़कियां दे देती हैं, उसके बाद रोती हैं। या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बेवजह यूज़ करना, इस्तेमाल करना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो वो बड़ी सिटीज़ में होता है, मोस्टली होता है, और उनके लिए वो चीज़ मायने नहीं रखती है। लेकिन आपको उस घर में ये चीज़ें ये सिखाई गई कि आपको किस इंसान के साथ किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और निकल के वो मुझे पता चला कि हाँ, आज विकास है और वो भी काम से बहुत बिजी रहता है, और एक वक्त ऐसा था बिग बॉस में कि मैं विकास के बगैर नहीं रह सकती थी, उसी के पास बैठी रहती थी। तो अभी ये अंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर कि वो भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। तो सीखा है कि हर इंसान के साथ किस तरीके से आप डील कर सकते हैं। डील करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम बहुत अच्छी बातें भी सुनते हैं और कई बार ख़राब बातें भी सुनते हैं, जैसे कि हर प्रोफेशन के बारे में होता है। कई बार हम कॉस्टिंग काउच के बारे में सुनते हैं, हम सुनते हैं कि कुछ लोग हैं जो एक्सप्लॉयटेशन की ही बात करते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ये बहुत सच नहीं है। ये किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को हम ज़्यादा पोर्ट्रेट करते हैं, ये वैसा ही। लेकिन आपका क्या अनुभव रहा भोपाल जैसे शहर से निकलना, बिंदास, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं, घर में किसी का कोई बॉलीवुड कनेक्शन नहीं, ऐसे में वो लोग जिनके कनेक्शंस हैं, जो बढ़िया अंग्रेज़ी बोलते हैं, जो एक कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं क्योंकि उनकी शायद पैदाइश मुंबई की है, और एक अर्शी जैसे लोग जो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जाते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस है और खुदा पर भरोसा है। जी, देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ ये सच है कि इंडस्ट्री में हाथ आजमाना ये किस्मत की बात होती है। आप कितना भी पैसा लगा दें, कुछ भी कर दें, अगर आपके किस्मत में लिखा है तभी आप सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनेंगे, और यही होता है वहाँ पर। मैंने 1000 लोगों को देख कर रखा है। आज सलमान साहब अपने हाथ के अंदर एक वो ब्रेसलेट पहनते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स हैं, वो चीज़ें हैं कि अरे मुझे ये चाहिए। अगर वो चाहें तो उनके पास इतना पैसा है कि वो अपने लिए खुद ही इतनी मूवीज़ बना सकते। लेकिन किस्मत और ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो मुझे मिली और मैंने उनका इस्तेमाल किया। और पैसा और रुतबा
कभी इंसान को कामयाब नहीं बनाता है मेरे हिसाब से। किसी खराब अनुभव से तो नहीं गुजरी नहीं, देखिए मैं अगर कास्टिंग काउच की अगर ऐसे जो आपने बात की, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता इंडस्ट्री में। इतने समझदार लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं अंदर की तरफ, जो इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े शोज़ होते हैं हमारे। हम लोग, मैं अभी जितने भी काम की हूँ, हम लोगों को कभी ऐसा वक्त ही नहीं मिलता है, ख़ुद के लिए वक्त नहीं मिलता। 3 घंटा वैनिटी के अंदर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो बाहर के लोग होते हैं, जो इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, जो इंडस्ट्री वाले बनते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, आपको ये करना पड़ेगा, तो वो उन लोगों ने वो गंदगी फैला कर रखी है। बाकी जो हमारे अंदर के जो बंदे हैं वो ऐसा नहीं सोचते। आप अपनी स्ट्रेंथ क्या मानती हैं, आपकी ताकत क्या है? अगर मैं बात करूं एक एक्टर के तौर पर, एक सेलिब्रिटी के तौर पर जिसने बिग बॉस जैसे शो में अपने कॉन्फिडेंस को शो किया है, क्या ताकत है अर्शी की? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने ये चीज़ सोच ली कि यही है तो वही होता है। अच्छा। तो ये मुझे पता नहीं, ये अंदर से है। और मैं बड़ी एक तरीक़े से एक हम्बल बहुत ऐसे इंसान, मतलब कि अगर आपने कहा अर्शी मुझे तुम्हारी रोटी 2 रोटी में से 1 रोटी चाहिए, तो वो मैं 1 रोटी उसको दे दूँगी। तो मतलब वो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं वो चीज़ें, पता नहीं क्यों करती हैं मुझे। ऐसी बहुत से ऐसे काम होते थे। हिना से मेरी 8 हफ्ते तक बहुत लड़ाई रही। हिना ने मेरे बारे में बहुत गलत बोला, लेकिन मैंने भी बोला उसके बारे में। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा और हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग आई, उसने मुझसे चीज़ें मांगना शुरू की, मैंने की, तो वो अच्छाई चीज़ें, अच्छी अच्छाई जो होती है आपके अंदर, वो हमेशा स्ट्रेंथ देती है आपको। चाहे आप पास्ट में कितने भी बुरे रहे हों या कुछ भी हो, लेकिन आप जितने जितने अच्छे अच्छे काम करते जाते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते जाते हैं, तो वो चेहरे पे अलग ही रौनक आती है। जी जी, आपने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके भीतर। कई बार ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी चला जाता है, तो बड़ा नुकसान करता है। हमने बिग बॉस में देखा, आपने अपनी फैमिली को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जिनको लेकर आपके अब्बू भी जब आपसे मिले तो उन्होंने कहा अर्शी बेटा ऐसा मत बोलो। तो ये क्या टिपिकल भोपाली एटीट्यूड है कि थोड़ा फेंकना भी ज़रूरी है? नहीं, फेंका नहीं था। एक्चुअली मेरे दादा की वाइफ्स थी, लेकिन वो एक हंसी मजाक था। वो शादियों के ऊपर बात, वो मैं आपको बताना चाहूँगी वो बात क्या थी। हितेन तेजवानी और हम दोनों बात कर रहे थे, तो हितेन ने कहा कि मेरी एक ही बीवी है, जीना वहाँ मरना वहाँ, तुम सोचो भी नहीं दूसरी शादी का। तो मैंने उनसे बोला हितेन मेरे दादा ने इतनी की थी, समझा करो बात को। तो बोला उन्होंने की थी ना, मैं नहीं करूँगा। तो वो हितेन के ऊपर टॉन्ट मारती थी कि अरे आदमी तू भी सोच ले इस बारे में, शादी के बारे में। बल्कि वो मजाक था, ऐसा नहीं। में कही जी गई बात जी जी, वो उससे हंसी ज़्यादा मजाक कुछ नहीं था। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़ुबान से बातें निकलती हैं तो वो न्यूज़ बन जाती हैं। बिल्कुल, और आप माशाल्लाह ये दर्जा आपने अब हासिल कर लिया है। एक और हमने देखा जो लफ्ज़ आपके लिए हमने इस्तेमाल किया कि लोग कहते थे अर्शी खान अदा। जी। आपका जो हेयर स्टाइल था वो बड़ा बड़ा चर्चा में रहा। हालांकि आपके अब्बू जब पहुंचे तो उन्होंने कहा अर्शी बेटा लोग ये कहते हैं कि आप अपनी आंखें दिखाएं दोनों, तो एक आंख तो आपने पूरे एपिसोड में ही अपनी छिपा कर रखी। ये आपका अदा थी या इसके पीछे कोई टोटका था भोपाली? कोई टोटका नहीं था, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था। देखिए मैं उस घर में और शिल्पा उस घर में इतने नेचुरल रहते थे कि कहाँ से कहाँ बाल जा रहा है कुछ दोनों को परवाह नहीं है। दोनों एक दूसरे में ऐसा लगता था एक दोनों हमजोली है, बस बैठे खाना बनाना है, खाना खाना है, बस एक फैमिली बस गई है वहाँ पर हमारी। तो पता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे वो बात बढ़ती रही। सलमान ने बोला मुझसे कि अर्शी जरा अपना पर्दा हटाओ एक आँख की तरफ से, तब समझ आया कि जरूर कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है बाहर। जी। एक चीज़ हमने और सुनी थी एपिसोड के दौरान ही कि जब आपके वालिद साहब आए तो उन्होंने कहा कि सलमान जी बोला करो, सलमान साहब। हाँ सलमान साहब बोला करो। तो आप बड़ी अदा से वहाँ ये भी कहती थी सलमान, हालांकि बहुत नज़ाकत, बहुत मोहब्बत और बहुत एक इंटेंस आपकी जो फीलिंग है वो नज़र आती थी। लेकिन ये कहने के क्योंकि सलमान को सलमान कहना भी ये बड़े गुर्दे का और जिगर का काम, ये भी प्लानिंग थी आपकी या आपका एक कॉन्फिडेंस ही था? कॉन्फिडेंस था। और सब घर के अंदर सलमान भाई, सलमान सर, सलमान जी,
बोला करते थे, तो मैं हमेशा से उनको एक फ्रेंडली लेती थी कि अरे ये तो हमारे दोस्त की तरह है, तो सलमान सलमान ऐसे से करती थी मैं। तो अभी फिनाले के अंदर भी बहुत परेशान किया मैंने उनको, सलमान सुनो ना, सलमान सुनो ना। तो वो भी मुझसे कहने लगे, वो भी थोड़े से हंसी मजाक के मूड में आ जाते थे, चलिए क्या ना बेगम मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँ पीछे पीछे चल के, चलो बेगम मैं तुम्हारा ये कर दूँ। तो वो जैसे कुछ खाना खा रही हूँ तो उनके सामने बैठी हूँ, तो मेरे दांत साफ हैं लेकिन फिर भी इशारा करें गंदे हो गए साफ करो, फिर मेरा लेकर साफ तो है। तो वो मुझे इस तरीके से परेशान करते ना कि मतलब मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं उनका साहब जी ये बोलो, इसलिए मैं सलमान 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 ही करती हूँ। उन्होंने कभी बुरा नहीं माना इसका, और कभी वो तो हमेशा मुझसे यही कहें कि जी साहब लगाने की जरूरत ही नहीं है, सलमान बोलो जी। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ इसका इस्तेमाल, मेरे ख्याल से आप अकेली ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। अर्शी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के बाद कितनी ज़िंदगी बदल गई है जब आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखी जाती हैं, लेकिन ये बहुत लंबा इम्पैक्ट इसका नहीं होता। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे काम हो कि बिग बॉस के आगे अर्शी खान का जिक्र हो कि ये सीरियल है उनके पास, ये फिल्म है उनके पास, वो चाहे मुंबई हो या साउथ हो। क्या कहेंगी? देखिए सीरियल तो चाहूँ तो मैं कल से स्टार्ट कर सकती हूँ। नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है आप? इंटरेस्टेड की बात नहीं है, बात यह है कि अभी इमेज बहुत अलग है और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा अलग काम करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस साल जितने रियलिटी शोज़ कर सकती हूँ वो करूँ। उसके बाद मैं अगर एंट्री भी करूँ मूवीज़ में तो मुझे साउथ से जाना है। अच्छा। मैंने पहले से अपनी प्लानिंग करके रखी कि मुझे एंट्री लेनी है साउथ से, बिकॉज साउथ वो जगह है जहाँ पर आपको एक आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से एक्टिंग सिखाई जाती है। जी। और बहुत वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक अगर एक कलाकार को देखें, चाहे अनुष्का शेट्टी को देखें या फिर प्रभास को देखें, सब बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। उनका मूवी मतलब मूव्स लेना, बात करना सब अलग रहता है। तो मैंने शुरू से यही सोच के रखा कि मैं वहाँ से काम स्टार्ट करूँगी। तो अभी कुछ ऑफर्स हैं आपके पास? ऑफर्स हैं, बिल्कुल हैं। और अभी शायद इसी महीने के अंदर मेरी वेब सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी साउथ से है? नहीं, ये नॉर्थ से है। अच्छा, ये नॉर्थ से ही है, मुंबई से ही है जी। तो साउथ आपका ये अट्रैक्शन है कि वहाँ जाकर आप अपने को एक बेहतर कलाकार के तौर पर सामने ला सकते हैं। टेलीविज़न में कोई रियलिटी शो, क्योंकि कई ऐसे शोज़ हैं जो बिग बॉस के बाद ऑब्वियसली आपकी झोली में गिरते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ऑफर्स आपके पास आ चुके होंगे, कुछ आप रिवील करना चाहें? वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहता है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। एक कोई बड़ा शो जो है टेलीविजन का, बिल्कुल। कुछ ऐसा हिंट कीजिए हमको कि वो कुछ डांसिंग हो सकता है, कुछ अलग तरह का। देखिए वो डांसिंग भी हो सकता है और वो खिलाड़ी भी हो सकता है। वाह, तो इसमें हम जल्दी आपको देख सकते हैं। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात। और आप अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर करने के लिए, माशाल्लाह आपको जो एक पर्सनैलिटी आपकी बड़ी चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन और बेहतर करना, तलफ़ुज़ हैं, एक डिक्शन है, एक डायलॉग के कम्युनिकेशन की बात है, एक सेंस की बात है। मुझे लगता है आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें मुंबई में या आप अपनी ट्रेनिंग में आपने इनको शामिल किया। बिल्कुल। देखिए एक आर्टिस्ट जो होता है, मेरे हिसाब से आर्टिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी ज़ुबान। उसकी ज़ुबान कितनी साफ़ है, क्योंकि अगर आप शायद को शायद बोल दें या फिर खामा खां को खामा खा खा जो निकालना है वो ना बोलें, तो वो बड़ा गलत इम्पैक्ट लेता है। अगर मूवीज़ में गाने देखिए आप, बहुत से ऐसे गाने होते हैं जिसमें खामोशी को खामोशी बोल देते हैं। तो ये बहुत चीज़ों पे काम किया जाता है कि आपकी ज़ुबान बहुत साफ़ होना चाहिए। सब दूसरी चीज़ आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आप किस तरीके के हैं, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे लिए कि क्या पहनना है, कब क्या करना है। तो बहुत लाइफ जो एक नॉर्मल बंदे की होती है उससे बहुत अलग ज़िंदगी होती है जी। तो इन सब पर आपका काम चल रहा है? काम चल रहा है, और वो तो एक आर्टिस्ट का काम लगातार ही चलता रहता है। वो चलता रहेगा, और इंशाल्लाह हम ईश्वर से ये दुआ भी करते हैं कि बहुत बेहतर चले। आखिरी सवाल मैं कर रहा हूँ, भोपाल किस तरह याद आता है मुंबई में, जो कंक्रीट का जंगल है, जहाँ लेक व्यू नज़र नहीं आता आपको, पुराने भोपाल की चाट आपको नहीं मिलती, आपके दोस्त नहीं मिलते, देर रात पटियेबाजी का वो शहर नहीं है। ये बेस्ट रहा पटियेबाजी। जी। तो कितना याद करती हैं आप भोपाल को, और किस तरह आपकी यादों में भोपाल है?
देखिए, भोपाल से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, घर यहाँ पर है और यहाँ का जो कल्चर है बहुत अच्छा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबकी अपनी एक ही है भाई, पटिए पे बैठना है, बातें करना, हंसी मजाक करना है, इसको छेड़ना है उसको छेड़ना है। एक मोस्टली यहाँ पर इतने रिच लोग नहीं हैं, एक लिमिटेड हैं और एक मीडियम फैमिली भी आपको बहुत अच्छी दिखेगी, सब खाना है पीना है उसी में, इतने पैसे में अपना गुजारा करना है, खुश अच्छे तरीक़े से करना है। तो वो चीज़ हमें मुंबई में नहीं दिखती है, बिकॉज़ वहाँ पर आप एक फ़ैमिली भी देखेंगे तो एक फ़ैमिली का हर मेंबर काम करेगा, उनको पैसा चाहिए, उनको अपनी एक लग्जरी लाइफ चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, खाने भी अलग अलग वैरायटीज़ के चाहिए, कपड़े अलग चाहिए, परफ्यूम्स अलग चाहिए, और वो चीज़ हमारे इधर नहीं है। हम लोग एक सिंपल लोग बिल्कुल, कि चलो एक परफ्यूम ले लिया तो चलो चला लेंगे 6 महीने तक हो जाएगा, तो वो वहाँ नहीं है। ये कंजूस अर्शी मुंबई में भी नजर आती है या कुछ मैं लग्जरी बिग कंजूस बॉस नहीं के हूँ, बाद? मैं बिल्कुल कंजूस बिल्कुल नहीं नहीं हूँ। है। मैंने यहाँ जी। के लोग, मैं बहुत ही ज़्यादा खर्चीली इंसान हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस वक्त मैं मॉल में जाती हूँ तो मुझे लोगों को पैकेट्स पकड़वाने पड़ते हैं और मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे वार्डरोब में कितने नए कपड़े पड़े हैं। वो जब गिरते हैं तब पता चलता है अरे ये भी पहनना था, ये तो भूल गई मैं। तो मतलब एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक कंट्रोलर दोनों की जरूरत है आपको? बहुत ज़्यादा। तो ये अम्मी निभा रही हैं ये भूमिका या कोई और निभा रहा है? अभी निभाना शुरू की है लोगों ने। तो अभी वालिदा आपके साथ हैं मुंबई में या? नहीं, एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत डिफरेंट है मुंबई के माहौल से, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो नहीं रह पाएंगे। और हम लोग मुंबई में बहुत कम रहते हैं क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग बहुत रहता है, कहीं इवेंट्स रहते हैं, कभी दुबई जाना है, कहीं कहीं जाना है, शूट्स पे रहते हैं, घर पे बहुत कम। घर हमारा सिर्फ इसलिए है कि हमें घर आना है, बैग फेंकना है और सो जाना है, सुबह अपने काम पे निकलना है, तो वो वहाँ पर जाकर बेवजह बोरी होनी है। जी जी, ठीक है अर्शी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू। और हम बहुत दुआ करते हैं कि आप एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर, एक सेलिब्रिटी के तौर पर और एक बहुत अच्छे इंसान कलाकार के तौर पर अपने को नुमाया करें और आगे बढ़ें। ये थी अर्शी खान, और यकीनी तौर पर जैसा अंदाज़ा हमने लगाया था उनसे मुलाकात के पहले, उनको स्क्रीन पर ख़ास तौर से बिग बॉस में देखकर वो बिल्कुल वैसी ही हैं, ज़िंदगी से भरपूर, किसी खूबसूरत तितली की तरह वो मुस्कुराती हैं, बहुत ज़हनी बातें वो नहीं करती हैं क्योंकि दरअसल वो एक ज़िंदा दिल इंसान है। वो मुस्कुराना न सिर्फ उनके दिल से मुस्कुराहट निकलती है बल्कि वो खुश रहना चाहती हैं, और अपने काम से भी उनका यही मैसेज है कि खुश रहो और लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेकर आओ। और ख़ास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए।